चलो बातें भी। चलिए चलो चैप्टर वन टॉपिक वन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है? थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन बता रखा है, वायर को यूज करके हमने रिंग बना दिया, उसका रेडियस बता दिए। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. टेंशन इन द रिंग बतानी। ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने 11th क्लास में करा दिया था, बताओ कौन सी क्लास में? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में करा दिया था, और तब भी बोल दिया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम क्वेश्चन आएगा, वहां नहीं कराऊंगा। तो ठीक है, अब तुम करवा रहे हो तो फंस गया मैं। रिंग है, रिंग पे चार्ज कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, सेंटर पे पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। रिपल्शन फोर्स की वजह से रिंग क्या होना चाहेगी? एक्सपैंड। रिंग क्या होना चाहेगी? एक्सपैंड। रिंग में माइनर एक्सपेंशन आता है, जिसकी वजह से रिंग में क्या डेवलप हो जाती है? टेंशन, जो इसे और एक्सपैंड होने से रोकती है। तो उस टेंशन को निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने। क्या ट्रिक थी बताओ? हर एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, डीएफ डीएफ डीएफ, सारे डीएफ 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 का वेक्टर सम। वेक्टर सम जीरो। तो मैंने कहा था वेक्टर सम नहीं करना, ट्रिक बताई थी, सबका क्या करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम। बोर्ड पर नजर, के क्यू डी क्यू बाय, इस एलिमेंट पे फोर्स के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे हर एलिमेंट पे के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर तो पूरे में से कॉमन, डी क्यू का सम। फोर्सेस का वेक्टर सम नहीं, वो तो जीरो आ जाएगा। क्या करना है? मैग्नीट्यूड का सम, और लास्ट में डिवाइड बाय टू। टेंशन आ जाए। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में कराया था, और ये ट्रिक हमने लास्ट में बनाई थी, बस ये ट्रिक लगानी है हमने आगे। डालोगे वैल्यूज, टेंशन आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा 2024 में जनवरी 27 की फर्स्ट शिफ्ट। आंसर मैच नहीं हो रहा, बाकी लोग क्या दिक्कत आती है? 10 की पावर की दिक्कत आती है, कुछ और दिक्कत आती है? आंसर तो न्यूटन में आएगा, मिलीमीटर कहाँ से आ गया? अच्छा 6 तो हो गया ना। नहीं, पढ़ने तो दे, पढ़ा भी नहीं अभी तो मैंने। मुझे लगा तुम 6 की बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चल रखा है? शोन द फिगर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन नंबर, two equal point charges Q naught 2 microcoulomb is placed on an inclined mass of each point mass is 20 gram. Assuming that there is no friction between the charge and the plane, for the system of 2 point charges to be in equilibrium at rest, the height is equal to x into 10 की power minus 3 मीटर। वैल्यू ऑफ x बताना है। मेरा देख लिया था, हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच की क्या करनी है? रिपल्शन फोर्स, और फिर जो इंक्लाइन पे चार्ज पड़ा है उस पर फोर्स लग रही होगी एम जी का कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा। तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इतना ही करना। नहीं, 9 के बाद 16। ये भी किया हुआ है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। एस सी वर्मा नहीं करते क्या? एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 31 है ये। चलो ध्यान दो, तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू कहाँ पड़े हुए हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? कितने डिस्टेंस से पड़े हुए हैं? डी। इनके बाइसेक्टर पे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीच के गैप को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए हमने एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को कितने दूरी पे रखें तो उस पे फोर्स मैक्सिमम लग जाए। ये जो गैप है डी, डी को मैं लिख देता हूं अभी के लिए 2a। डी को d/2 लिखने की जगह डी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2a। ए को लेके कैलकुलेशन करता रहूंगा, लास्ट में जाके ए को d/2 से रिप्लेस। अभी कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज को रिपेल, ये कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज को रिपेल। ये एंगल थीटा थीटा थीटा, जो फोर्स लग रहे हैं इनके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल। तो नेट फोर्स 2f कॉस थीटा। एफ की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट गया। एफ आ गया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस एक्स हाइपोटेन्यूज रूट ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। सीवी के डिस्कशन में तुमने देखा होगा ये एक्सप्रेशन निकाल के मैं इसे कंपेयर कर डालता हूँ किससे, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सिमिलर एक्सप्रेशन था। क्या एक्सप्रेशन था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम कहाँ मिलती थी, r/√2 है, याद आया। तो ये भी सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे r की जगह a। तो ये मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/√2, और a मैंने किसको माना था, d/2। आंसर हो जाएगा d/। क्वेश्चन खत्म हो गया। रिंग के इलेक्ट्रिक वाले रिजल्ट से मैच करा के उसका लिए हमें मार्क याद कर रखा है। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिलती है, सेंटर से r/√2। तो उसी से लिंक करते हुए यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, d/2√2 पे फोर्स मैक्सिमम मिलेगी। सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया। 16 के बाद 26। ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 26 मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। स्फीयर दे रखा है, रेडियस कितना r, चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी a/r² e की पावर -2r/। तो ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है और हमें बता रखा है स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर हमें बताना। स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू गिवन है, टोटल चार्ज बता रखा है और हमसे इसका रेडियस पूछ लो। स्फीयर के अंदर चार्ज उसके वॉल्यूम में फैला हुआ है, पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सेंटर से आर दूरी पे डी आर थिकनेस का हॉलो स्फीयर ले लिया मैंने। सेंटर से आर दूरी पे डी आर थिकनेस के इस हॉलो स्फीयर में कितना चार्ज होगा। तो सेंटर से आर दूरी पे चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इस एलिमेंट का वॉल्यूम, इस एलिमेंट का सरफेस एरिया 4πr², एलिमेंट की थिकनेस डी आर, एरिया इंटू थिकनेस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एलिमेंट का वॉल्यूम, एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू आ गया। ऐसे हर डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू को ऐड करके टोटल चार्ज निकालोगे, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए। बस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तुम देख रहे हो r² से r² को कैंसिल, क्या क्या बाहर आ रहा है, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकालूं तो 4πa। तो इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर -2ra और साथ में e की पावर -2ra, 2r/a अपॉन डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
ई की पावर -2r अपॉन -2 आर का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आर का कोफिशिएंट -2 तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है। और कभी ई की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो ई की पावर एन एक्स बाय एन, क्या करते हैं, ई की पावर एन एक्स बाय एन। तो वैसे ही मैं यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ, ई की पावर आर डी आर होता तब तो इंटीग्रेशन ई की पावर आर ही होता। और अभी ई की पावर -2r/a dr है, तो ई की पावर -2r/a अपॉन में आर का कोफिशिएंट -2 दिख रहा था ना, -2 से आर की लिमिट 0 से 0 से क्या बना, देखो 4 पाई कैपिटल ए -2 ए को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे माइनस, लिमिट डालूंगा क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डालूंगा तो ई की पावर -2r/a, लोअर लिमिट डालूंगा तो ई की पावर 0 1 बीच में। आर निकालना है, आर निकालने के लिए Q अपॉन 2 पाई कैपिटल ए इज इक्वल टू -1 को भी इधर ले आता हूँ ना, क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर -2r/, आर तक पहुंचने के लिए दोनों साइड लॉग, लॉग टू द बेस ई, क्या बन जाएगा, ln 1 प्लस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए, लॉग ले रहा हूँ ln e -2r/a तो बाहर आ जाएगा ln e टू द बेस e, बस आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या ऑप्शन है, कुछ मिस कर गया क्या मैं, एक माइनस साइन मिस कर गया मैं, माइनस साइन है ये, बताते ही नहीं हो यार, माइनस इंटू माइनस प्लस वन इधर जाके -1 बन, और इधर भी एक माइनस बचा रह जाए, और फिर यहाँ पे मुझे माइनस साइन को चले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 कर लोगे, अब आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर की वैल्यू a/2 इंटू लॉग में 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल, ढूंढ लोगे ऑप्शन, मिल जाएगा। 26 के बाद 30, 26 में तुम देख रहे हो फिजिक्स तो कुछ नहीं लगी है, सिर्फ मैथ्स लगी है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं रहा, बॉडी के अंदर चार्ज फैला हुआ है, चार्ज निकालना, टोटल चार्ज निकाल के क्यू के बराबर रखना था। क्वेश्चन नंबर 30, 26 कौन से में आया था, 2019 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 2019-20 के क्वेश्चन ऐसे थे, पूरे दबा के कैलकुलेशन करवा रहे थे, ये भिड़े हुए थे कि आईटी वालों से ज्यादा कैलकुलेशन करानी, दिमाग खराब हुआ पड़ा था इनका। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 30, two identical charge spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance d very less than L apart. Because of their mutual repulsion, the charge begin to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, charges approach each other with a speed v. Then, as a function of distance x between them, velocity पे कमेंट करना है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दो पेंडुलम है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30। क्वेश्चन में हमारे पास दो पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है, बीच में सेपरेशन उनके कम, तो लेंथ एल, बीच में सेपरेशन एक्स, दोनों आइडेंटिकल है, मास एम चार्ज क्यू, मास एम चार्ज क्यू, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, एक तो रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे और एम जी लग रहा होगा और टेंशन,
ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। ये एंगल थीटा, एम जी और एफ का रिजल्टेंट, एम जी और एफ का रिजल्टेंट, ध्यान दो इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। एम जी और एफ का रिजल्टेंट ही टेंशन टी से बैलेंस हो रहा हो। तो कैलकुलेशन इक्वेशंस लिख रहा हूँ, फोर्स की एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, फिर डिवाइड कर रहा हूँ, वो सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम में दिख रहा है tan थीटा इक्वल टू एफ बाय, दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में बता रखा है जो दोनों पेंडुलम के बीच में गैप एक्स है वो एल से बहुत छोटा है, तो एंगल थीटा जो मैंने मार्क कर रखा है दैट थीटा विल बी वेरी स्मॉल। तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, थीटा को अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा की वैल्यू x/2 अपॉन में एल, x/2 अपॉन में एल क्या बन जाएगा x बाय। क्या अभी क्वेश्चन में था कि दोनों पेंडुलम के ऊपर जो बॉब्स हैं इनका चार्ज लीक होता जा रहा है, और लीक होने की वजह से क्या हो रहा होगा, रिपल्शन फोर्स डिक्रीज, जिसकी वजह से एंगल थीटा कम होता जा रहा होगा। दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों बॉब एक दूसरे के पास आ रहे होंगे वेलोसिटी v से, वो v के ऊपर ही कमेंट करना है, v प्रोपोर्शनल टू x, v प्रोपोर्शनल टू रूट x। चल हो जाए, तो दोनों तुम्हारे पास बॉब है, दोनों से चार्ज लीक हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, चार्ज लीक हो रहा है एट कांस्टेंट रेट, और दोनों चार्ज लीक होने की वजह से रिपल्शन फोर्स कम होता जा रहा है, और दोनों बॉब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। कितने वेलोसिटी से पास आ रहे होंगे उस वेलोसिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, तुम्हारे सामने यहाँ पे एक्सप्रेशन तैयार हो गया है मेहनत करने के लिए। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2k Q² L अपॉन में mg। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन लोगों ने तैयार कर लिया, और वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट, क्या कर दिया इसको डिफरेंशिएट। लिखना मत, कॉपी मत करो, समझो। डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब के अंदर घुसे एक्स, चेन रूल लगा रहा हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। प्रॉब्लम राइट हैंड साइड पे, टू कांस्टेंट के, कांस्टेंट धागे की लेंथ, कांस्टेंट बॉब का मास, कांस्टेंट ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, खाली वेरी कौन सा टर्म कर रहा है, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q, क्यू स्क्वायर के अंदर घुसो, क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dq बाई dt। जिन्होंने ऐसे कैलकुलेशन करी वो फंस गए। तो क्यों फंस गए, हमें क्वेश्चन में रिलेट करना है दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन x को चार्जेस की वेलोसिटी से, v और x को रिलेट करना है, तो v और x को छोड़ के बाकी टर्म्स क्या होनी चाहिए थी, कांस्टेंट dq बाई dt। तो कांस्टेंट है, दोनों स्फीयर से, दोनों बॉब से चार्ज लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट, और प्रॉब्लम चार्ज वेरी कर रहा है, तो v भी वेरिंग है, x भी वेरिंग है, और चार्ज भी वेरिंग है। इक्वेशन में कितने टर्म्स वेरिंग है, तीन। तो v और x को आपस में रिलेट कैसे करें जब तक चार्ज के बारे में नहीं पता। तो ध्यान दो करना क्या था, क्वेश्चन में कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले दोनों साइड लेना था रूट, x⁻³ इज इक्वल टू 2k L/mg का रूट, क्यू स्क्वायर का रूट, और आप करना था डिफरेंशिएट। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, x⁻³ का डिफरेंशिएशन, 3/2 x⁻³ वाले फंक्शन के अंदर घुसे x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, v लिख दो राइट हैंड साइड पे, √2k L/mg, क्यू का डिफरेंशिएशन डी। जो मैंने कैलकुलेशन करी क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन में एक्स वेरिंग वी वेरिंग, सिर्फ दो ही टर्म वेरिंग रह गए हैं, बाकी सारे टर्म। अब मैं बोल सकता हूँ x⁻1/2 इंटू वी इज इक्वल टू, तो v इज प्रोपोर्शनल टू x⁻1/2 को पहली तरफ ले जाऊंगा तो x की पावर,
ये ट्रिकी कैलकुलेशन थी, कैसे करी, फॉलो किया? सीधा सीधा रिलेशन निकाल के डिफरेंशिएट करके बैठ जाओगे तो फंस जाओगे। दिमाग लगाना था। वी और एक्स को रिलेट करना था, तो वी और एक्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या चाहिए थी? कांस्टेंट। तो क्यू स्क्वायर को पहले क्या कन्वर्ट किया? क्यू स्क्वायर को पहले क्या बनाया? क्यू। और फिर डिफरेंशिएट करने पे क्यू, क्यू का डिफरेंशिएशन डी क्यू बाई डी टी, वो क्वेश्चन में बता रखा है कैसा है। तो चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, इस बात का फायदा उठाते हुए वी और एक्स में रिलेशन निकाला। क्लियर हो गई बात मेरी? टॉपिक वन पूरा हो गया। टॉपिक टू, क्वेश्चन नंबर 44। टॉपिक टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 44। 2022 जुलाई 29 की फर्स्ट शिफ्ट। A spherical symmetric charge distribution is considered with charge density varying according to this relation। ये डीपीपी में नहीं आ गया हमारे? डीपीपी में करा तो दिया ये, आया ना? मुझे गलत याद हो सकता है, हो सकता है नाल वालों को करा दिया और कुछ इतरा वालों को बोल रहा हूँ कि करा दिया। कराया नहीं कराया? किसको कराया? डीपी। मतलब वही थोड़ा सा नंबर वंबर आगे पीछे होगा, अदरवाइज मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने पिछले दिनों में ये क्वेश्चन कई तो सॉल्व किया है ये। कराया नहीं कराया? कराया हुआ है ना? ढूंढ लेंगे। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, क्या करोगे? हम्म। नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 44। जरा बोलना डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बता रखा है? रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये हमारी डेंसिटी फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। और फिर उसके बाद डेंसिटी 0 फॉर आर ग्रेटर देन। तो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से आर। 0 से कैपिटल आर, कैपिटल आर के बाद तो चार्ज डेंसिटी क्या बता रखी है? 0। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट अ डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर। एट अ डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर, तो कैसे निकालोगे? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इससे पास होने वाला सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे? सबसे पहले पी पॉइंट से पास होने वाला सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम से E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, पर उसके लिए क्या चाहिए? क्यू इनसाइड। प्रॉब्लम अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या करेंगे? अंदर चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन सेंटर से x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट, इस एलिमेंट में कितना चार्ज है? इस एलिमेंट में कितना चार्ज है? तो चार्ज डेंसिटी क्या बता रखी है हमें? रो नॉट 3/4, सेंटर से x दूरी पे है तो माइनस एक्स बाय डेंसिटी इंटू एलिमेंट का वॉल्यूम, एलिमेंट का एरिया 4 पाई x स्क्वायर, एलिमेंट की थिकनेस का इंटीग्रेशन करेंगे चार्ज निकालने के लिए, कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। जो पी पॉइंट है हमारा कितने दूरी पे है? जो पी पॉइंट है हमारा कितने दूरी पे है? देखो ये पीछे छुप गया, ये आर दिख रहा है ना? तो इंटीग्रेशन भी करेंगे हम 0 से, बस इसको इंटीग्रेट करके क्यू इनसाइड और क्यू इनसाइड को सब्स्टिट्यूट करके आ गया, समझ में आ गया? 44 के बाद 51।
ठीक है, 2021 में आया हुआ है, August 27 सेकंड शिफ्ट। 51 बोर्ड पर को ध्यान दो। तुम्हारे पास में एक रिंग का सर्कुलर आर्क बना के दिखा रहा हूँ, जो सेंटर पे यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या दिमाग लगा रहा हूँ। पहले इस सर्कुलर आर्क को मैं ब्रेक करूंगा छोटे छोटे एलिमेंट, फाई एंगल पे। डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला छोटा सा एलिमेंट ले लिया। एक छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, आर डी फाई। रेडियस आर का मैं आर मान रहा हूं, तो इस एलिमेंट की लेंथ आर डी फाई, तो इस पे चार्ज डी क्यू लैम्डा इंटू आर। इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, जैसे ये एलिमेंट लिया है ऐसे ही पल्ली तरफ दूसरा एलिमेंट इमेजिन करके देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी इस तरह ऐसे आएगी। तुम देख रहे हो डी के कॉस फाई वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाने वाले हैं ऐड, और साइन फाई वाले कंपोनेंट क्या हो जाने वाले हैं कैंसिल। तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे सिर्फ डीई के क्या जोड़ने हैं, कॉस फाई वाले कंपोनेंट। छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, के छोटे से एलिमेंट को मानूंगा मैं पॉइंट चार्ज, लैम्डा आर डी फाई इसका चार्ज हो गया के डी क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। साथ में कॉस फाई, इंटीग्रेशन के लिमिट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से राइट मोस्ट एलिमेंट पे जाओ। फाई की वैल्यू वेरी करेगी वाई एक्सिस से -θ/2 से +θ/2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट -θ/2 से प्लस के लैम्डा r/r², 1/r, इंटीग्रेशन से बाहर cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन, साइन फाई लिमिट डालोगे, अपर लिमिट डाली sin θ/2 माइनस लोअर लिमिट डाली साइन ऑफ -θ/2 -sin θ/2 माइनस इंटू माइनस। ठीक है, रिजल्ट की तरह याद कर लेते हैं लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से के λ/r 2 टाइम्स sin θ/2। भाई जैसे तुम्हारे पास 1/4 रिंग है, 1/4 रिंग के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में ये एंगल 90 है, इसके बाइसेक्टर के अलावा मिलेगी। देख रहे हो यहाँ पर भी सर्कुलर आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल रही है, इस सर्कुलर आर्क के बाइसेक्टर के अलावा कैसे मिल रही है, बाइसेक्टर के अलावा। इसलिए ऐसे ही यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास, 2 के λ/r साइन θ/2। कितना एंगल है सेंटर पे, 90, 90/2 45, साइन 45, 1/√2 क्या आ जाएगा, √2 के लंग। ऐसे हाफ रिंग होती, सेंटर पे कितना एंगल, सेंटर पे कितना एंगल 180, तो थीटा क्या डाल दोगे, 180, 180/2 90, साइन 90, 1 क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सेक्टर के अलोंग 2 के। क्या तुम्हें जो क्वेश्चन दे रखा है जेई मेंस वाला, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कुलर आर्क सेंटर पे, 120 डिग्री। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 120। थीटा को 120 डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, और डायरेक्शन क्या आएगा, बाइसेक्टर के अलोंग। डायग्राम चेक करो क्वेश्चन में, सर्कुलर आर्क का बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्शन क्या आने वाला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसा आने वाला है, नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि चार्ज हमारा ने माइनस क्यू दे रखा है। तुम्हारे पास सर्कुलर आर्क है, उस पर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी उसके टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स बनाओगे बाइसेक्टर के अलोंग तो क्या आएगा, प्लस आई क्या। तो डी आंसर तो हो नहीं सकता, ए बी सी में से कुछ होगा, वो एंगल 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे, हो जाएगा
करिए जनरल रिजल्ट ऐसे ही याद कर लो, कोई भी सर्कुलर आर्क हो, फिर 90 डिग्री वाला, चाहे 120 डिग्री वाला, चाहे 180 डिग्री वाला, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा ये क्या एक्सप्रेशन। 2k λ/r, आगे में साइन थीटा बाई 2k λ/r, और साथ में एक्स्ट्रा साइन का टर्म क्या आ रहा है, साइन θ/2। 51 के बाद 57। क्या आंसर है 57 का, ए। क्या फर्क है ए और सी में? अच्छा, सिग्मा प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला कम है, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 57, क्या दे रखी है, दो चार्ज प्लेट्स। वो तो ध्यान दो, दो चार्ज प्लेट दे रखी है, इस वाली चार्ज प्लेट, वर्टिकल वाली चार्ज प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा माइनस। और ये हॉरिजॉन्टल वाली पे, चलो, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, चाहे पास वाला पॉइंट हो चाहे दूर वाला। इसके पास वाला पॉइंट लेता हूँ, चाहे इसके दूर वाला पॉइंट लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो क्या रहने वाला है, सेम। डायरेक्शन, डायरेक्शन पे दिमाग लगाना रह गया। कोई भी ऐसा रैंडम पॉइंट पकड़ लिया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, अवे। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, टुवर्ड्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो मुझे बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस ज्यादा है या सिग्मा माइनस? सिग्मा प्लस ज्यादा है, तो ये वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का, और ये वेक्टर कम मैग्नीट्यूड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्टेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस वाले की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी माइनस वाले की, ये हमारी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आने वाली है, लाइंस। चला क्या दिमाग? इलेक्ट्रिक फील्ड पास वाले पॉइंट पे देखो, चाहे दूर वाले पॉइंट पे देखो, चाहे शीट 1 के पास, चाहे शीट 2 के पास, चाहे बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह क्या मिलने वाली है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई देगी ना, इस वाले रीजन में। एरो डिसाइड करो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, रिजल्टेंट पॉजिटिव वाले की तरफ शिफ्ट। सारा डायग्राम समझ, देख लो कौन सा डायग्राम मैच किया, कौन सा वाला। मेटल की प्लेट के, मेटल की प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसे पता चला नॉन कंडक्टिंग? कौन बताएगा? क्वेश्चन में प्लेट्स कैसी है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? तेज बोल, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, पहले तो। नॉन कंडक्टिंग, कैसे पता चला? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा ना। अगर दो चार्ज बॉडीज को अगर पास पास ला के रख देता हो, दोनों कंडक्टिंग होती हैं, तो क्या करा देती है एक दूसरे पे, चार्ज इंड्यूस, और फिर चार्ज इंड्यूस होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। अभी दोनों प्लेट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की हैं, और पास ला के रखने के बाद भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की ही रह रही हैं, मतलब एक दूसरे पे चार्ज इंड्यूस नहीं करा रही हैं, तो कैसी प्लेट्स हैं ये, नॉन कंडक्टिंग। तो ठीक है, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली स्टार्ट होती है, नॉर्मली एंड होती है, वो तो किस में होता है, कंडक्टर्स में। अगर ये दोनों प्लेट्स कंडक्टिंग होती, एक दूसरे पे चार्ज इंड्यूस करा के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म नहीं छोड़ती, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे स्टार्ट हो रही होती नॉर्मली, एंड हो रही होती नॉर्मल। ठीक है, पर अभी नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेट्स हमारी कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग है।
नॉन कंडक्टिंग क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लैंग्वेज से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि शीट पास पास लाने के बाद भी उनपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही रह रहा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ही रह रहा है। इसका मतलब शीट हमारी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की। 57 के बाद 61। क्वेश्चन नंबर 61, ये तुम्हारा 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। अभी ये तुम्हारे सामने एक स्फीयर बना रखा है रेडियस आर का। इसमें से r/2 रेडियस का छोटा स्फीयर हमने काट के निकाल दिया है। तुम्हें रिमेनिंग बचे हुए पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट। आर रेडियस का स्फीयर है, r/2 रेडियस का स्फीयर काट के निकाल दिया है। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे और बी पे निकाल के रेशो बताना है। स्टार्ट हो जाए। पहले तो पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है कुछ बता ही नहीं रखा, क्यू मान लेता हूं। अब इसमें से छोटा स्फीयर हमने काट के निकाल लिया। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब में मैंने कितना चार्ज मान लिया था, क्यूब। तो जो छोटा स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब। 4/3 पाई r³ बाय 8 में कितना चार्ज रहा होगा। और क्यूब/8 अब मैंने काट के निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया। क्वेश्चन में चार्ज रेशो बताना है, तो चार्ज तो कैलकुलेशन में फाइनली कैंसिल ही हो जाने वाला है। तो मैंने पहले पूरे स्फीयर का चार्ज क्या मान लिया है, क्यू। छोटा स्फीयर जो कट करके निकाला, क्यूब/8। रिमेनिंग कितना रह गया, 7 क्यूब/8। चलो 7 क्यूब/8 चार्ज, और यहाँ पे कैविटी में चार्ज जीरो। जीरो को क्या पढ़ लूंगा, क्यूब/8 प्लस माइनस। बोर्ड पर ध्यान। सबसे पहले दिमाग लगवा रहा हूँ पॉइंट ए पे। 7 क्यूब/8 और क्यूब/8, साइड वाला 7 क्यूब/8 और ये वाला क्यूब/8 मिलके क्या बनाएंगे, क्यू चार्ज का कंप्लीट स्फीयर। और क्यू चार्ज के कंप्लीट स्फीयर के लिए ए पॉइंट सेंटर पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो। ए पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनका काम खत्म हो गया। बचा कौन, -क्यू/8 चार्ज का स्फीयर। छोटा स्फीयर r/2 रेडियस का स्फीयर, -क्यू/8 चार्ज वाला, उसके लिए पॉइंट सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वही कंपेयर करना है। के क्यू अपॉन रेडियस r/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/8 अपॉन 1/4, 1/2, के क्यू/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ गया। चलो ए का काम खत्म, बी पे आ जाओ। फिर से 7 क्यूब/8 और क्यूब/8 मिलके क्यू चार्ज का कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर के लिए बी पॉइंट उसके सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू/, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू/r², सेंटर से अवे। बचा कौन, -क्यू/8। -क्यू/8 की वजह से, -क्यू/8 वाले छोटे स्फीयर की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स मिलेगी। छोटे स्फीयर के ये बी वाला पॉइंट बाहर, तो छोटे स्फीयर को क्या मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज क्यूब/8 अपॉन में दूरी r/2 प्लस r, क्या बना, 3r/2। बोलो, बी पे आ जाएगी। बस ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है, रेशो निकाल लो। आया समझ में आया।
61 के बाद और कौन सा रह गया था? 73, 74। क्वेश्चन नंबर 66। Two infinite planes, each with uniform surface charge density sigma, are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them, कौन से ईयर में आया हुआ है? 2020, January 7, shift 1। फिर अभी तुम्हारे सामने दो शीट बना रहा हूँ, दोनों दो कंडक्टिंग प्लेन बना रहा हूँ, बीच में एंगल 30 डिग्री। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे प्लस सिग्मा, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उसके बीच वाले रीजन में। तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग, यहाँ पे तुम्हारे पास शीट दिखा रखी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी हमें? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे सिग्मा बाय 2। और इस वाली शीट पे भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी अवे कितना? सिग्मा बाय 2। इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो इसके नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री। याद करते थे ना ऐसे एनएम के अंदर, एंगल निकालने का टाइम बचता है। इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो उसके नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, शीट के नॉर्मल वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री मार्क कर दिया। और अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं आई कैप जे कैप के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का कंपोनेंट आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए माइनस, वाई एक्सिस के अलोंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपवर्ड, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30। और ये आ गया साथ में, खत्म हो गया। 66 के बाद 67। कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, मास m। पहले तो 2027 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे रखी है v नॉट जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ई नॉट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड बता दी। ये तो गड़बड़ हो गया काम, ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन है, तुम्हें आता ही नहीं। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म के अंदर करेंगे ये। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसका एक्सप्रेशन तुम्हें अभी पता नहीं, और अभी मैं पढ़ाने के मूड में भी नहीं हूँ। 73। 67 पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिख के गोला मार के छोड़ दो, अगला चैप्टर वही है हमारे सिलेबस में, उसके बाद ट्राई कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 73, 2018 April 15 ऑनलाइन शिफ्ट। A body of mass m and charge q is connected to a spring of spring constant k. It is oscillating along x-axis, x direction about its equilibrium position taken to be at x equal to 0 with an amplitude of a. An electric field is applied along x direction. Which of the following statement is correct? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चल क्या रहा है? कोई ब्लॉक है हमारा, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और क्या कर रहा है? ऑक्सिलेट। उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको उन्होंने क्या मान रखा है? ओरिजिन। ये ओरिजिन ऑक्सिलेट कर रहा है एम्पलीट्यूड ए से, इक्विलिब्रियम से ए राइट, इक्विलिब्रियम से ए लेफ्ट, ऑक्सिलेट कर रहा था। ऑक्सिलेट कर रहा था, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कितनी? ई अलोंग एक्स डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी है तब लॉक कहाँ था? बता रहे इसने कुछ?
तो एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कमेंट करने को बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, और एक टोटल एनर्जी पे कमेंट करने को बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कमेंट कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले कब थी? जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होती थी, स्प्रिंग का फोर्स जीरो, एमजी और नॉर्मल, बैलेंस, नेट फोर्स जीरो, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे आएगी, एमजी और नॉर्मल तो बैलेंस होने ही है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यूई स्प्रिंग के फोर्स के एक्स से बैलेंस होगा, उस समय नेट फोर्स जीरो। ये हमारी क्या होगी? न्यू इक्विलिब्रियम। तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई और स्प्रिंग के फोर्स के एक्स नॉट से बैलेंस कर रहा हूँ। स्प्रिंग उस समय हमारी इलोंगेट होनी चाहिए क्यूई बाय। तो तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी, ओरिजिन पहले जहां पे था, इक्विलिब्रियम ओरिजिन पे था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन नहीं, ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगी कितना? क्यू ई बाय के। ये ऑप्शन में क्या दे रहा है? बी वाले में टू क्यू ई बाय के, गलत। सी वाले में क्यू ई बाय टू के, ये भी गलत। तो बी और सी तो गलत हो गए। तो दिमाग लगाना है ए और डी पे, और ए और डी पे किसकी बात चल रही है? एनर्जी की। चलो, तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पे ऑक्सीलेट कर रहा था जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। इसमें एनर्जी रही होगी कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या एनर्जी रही होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन और कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पे, बॉडी पे वर्क होगा। इसकी एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो पहले से ही है। इक्विलिब्रियम जाते तक क्या होने वाला है? और एक्सेलरेट। ये तो ओल्ड इक्विलिब्रियम है। नए इक्विलिब्रियम तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा देगी इसको? और एक्सेलरेट। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और वो एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना पड़ेगा, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते तुम देख रहे हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से ज्यादा ही आएगी। तो दोनों ऑप्शन में मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ऑप्शन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस समथिंग, एक है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस समथिंग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। आया समझ में आया? 73 के बाद 74 अब हो जाएगा। ठीक है, फिर से वो चार्ज डेंसिटी बता रखी है, उसके यूज करके हम स्फीयर के अंदर इंटीग्रेशन करके चार्ज एनक्लोज निकालेंगे। और एक बार चार्ज एनक्लोज आ गया तो डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस बना के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ना। बाकी भी चलो नेक्स्ट टाइम करें।